गुड मॉर्निंग। आज आज का जो टॉपिक है 12th क्लास फिजिक्स 10 चैप्टर तरंग प्रकाश की, उसमें से एक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है और व्यतिकरण के लिए क्या कंडीशन क्या होती हैं, कब कौन सा व्यतिकरण होगा, दो जो प्रकार के होते हैं उनमें संपोषी कब होगा, कब विनाशी व्यतिकरण होगा, है ना। तो आज का ये टॉपिक है, आज का टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण या तरंगों का व्यतिकरण, क्योंकि प्रकाश भी एक तरंग है, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। तो इसमें सुनिए होता क्या है व्यतिकरण के लिए। तो पहली बात तो ये है कि जो दो तरंगों के लिए हम प्रकाश तरंगों की बात करेंगे तो दोनों प्रकाश तरंगों की जो है आवृत्ति समान होनी चाहिए। जो दो प्रकाश तरंग हम लेके चलेंगे उन दोनों प्रकाश तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, और उनका आयाम लगभग बराबर होना चाहिए, लगभग बराबर, बहुत डिफरेंस पर ना हो, ठीक है ना। तो दोनों तरंगे जो हैं एक ही माध्यम में एक ही दिशा में चलनी चाहिए, ठीक है ना। एक ही माध्यम में एक ही दिशा में चलनी चाहिए, ठीक। तो ये दो तीन पॉइंट है जिनको याद रखना है कि व्यतिकरण तभी हो सकता है जब दोनों तरंगों की आवृत्ति समान हो, दोनों तरंगों का आयाम लगभग बराबर हो, दोनों तरंगे एक ही माध्यम में एक ही दिशा में चलनी चाहिए, है ना। जिन स्रोत से तरंगे निकल रही हो कला संबद्ध स्रोत होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं। तो इसमें होता क्या है सुनिए, उसकी डिफिनेशन ये है कि जब दो प्रकाश तरंगे जिनका आयाम लगभग बराबर हो, आवृत्ति समान हो, एक ही माध्यम में एक दिशा में संचरित होती हैं, संचरित चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप, अब अध्यारोपण आप पीछे उसका लेक्चर है उसमें आप देख सकते हैं। तो अध्यारोपण के फलस्वरूप भिन्न भिन्न माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। अब भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होती है, इसका मतलब हुआ कि कुछ जगह पर अधिकतम तीव्रता होगी और कुछ जगह पर न्यूनतम। तीव्रता के पदों में देख सकते हो, आयाम के पदों में देख सकते हो, है ना। तो भिन्न भिन्न माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर तीव्रता या आयाम भिन्न भिन्न होता है। इस घटना को ही कहा जाता है व्यतिकरण। क्या कहा हमने, जब लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक दिशा में संचरित होती हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न बोला तो कुछ जगह अधिकतम होगी, कुछ जगह है न्यूनतम। तो जहाँ अधिकतम वाले बिंदु होंगे, जब तीव्रता अधिकतम होगी तो उसका नाम पड़ा संपोषी वाला व्यतिकरण वाले बिंदु कहलाएंगे, और जहाँ पर न्यूनतम होगी वहाँ पर विनाशी, ठीक है ना। तो ये तो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के प्रकार होंगे। अब इसकी हम गणितीय व्याख्या करेंगे। गणितीय व्याख्या करने के लिए दो तरंगों का समीकरण लेंगे, फिर उनका विस्थापन समीकरण लाएंगे, विस्थापन समीकरण के बाद परिणामी आयाम लाएंगे, परिणामी आयाम के बाद परिणामी तीव्रता लाएंगे, और परिणामी तीव्रता के बाद संपोषी विनाशी की कंडीशन लगाएंगे। यानी इतना इसमें कम से कम आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो लिखते हैं, जब लगभग समान आयाम, जब लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में
किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती है तो माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। यह घटना ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला है संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण, इसको रचनात्मक भी बोलते हैं। रचनात्मक व्यतिकरण। और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। ठीक, संपोषी और विनाशी। जब दो तरंगें समान कला में अध्यारोपित होंगी, है ना, आगे हम उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में बताएंगे जब कंडीशन लगाएंगे। तो संपोषी व्यतिकरण क्या होता है? जब दो तरंगें समान कला में अध्यारोपित होंगी तो अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। जब दो तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। और इसमें इस प्रकार का चित्र बनाएंगे। ये समान कला में अध्यारोपित यदि हो रही हैं तो इस प्रकार से ये होगा। ये हो गई उसकी परिणामी तरंग, हैं, इसको बोल देते हैं ये सेकंड तरंग है। और ये वाले को बोल देते हैं ये फर्स्ट तरंग है। और ये वाले को बोल देते हैं परिणामी तरंग। ठीक है ना। तो जब दो तरंगें समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी तीव्रता उसमें बढ़ जाती है। ठीक है ना। अब विनाशी व्यतिकरण वाले में क्या होगा? ये दोनों विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं, है ना। ये फर्स्ट तरंग इसको बोल दीजिए, इसको सेकंड तरंग बोल दीजिए, और इसको ये वाले को ये परिणामी तरंग। ठीक, दोनों ये विस्थापन। ठीक है ना। संपोषी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए ये जब समान कला में अध्यारोपित होती हैं, इसमें फाई बराबर 0 या फाई बराबर 2n पाई, और इसमें फाई बराबर 2n-1 पाई, यानी पाई का विषम गुणज, पाई का समगुणज। ये कलांतर दोनों समान कला में अध्यारोपित होती तो कलांतर फाई बराबर 0 या कि फाई बराबर 2n पाई, पाई का समगुणज। इसमें
विनाशी व्यतिकरण में दोनों तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित होती है, तो फाई बराबर 2n-1 पाई, यानी पाई का विषम गुणज। ठीक है। अब तो ये हो गया। समान कला में अध्यारोपित होने पर संपोषी और विपरीत कला में अध्यारोपित होने पर विनाशी व्यतिकरण, इसमें तीव्रता आयाम अधिकतम होता है, इसमें तीव्रता आयाम क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है ना। अब हम व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या के लिए क्या करेंगे, दो तरंगों का समीकरण लिखे चलते हैं। देखिएगा, गणितीय विवेचना, गणितीय विवेचना इसकी, मान लिया दो तरंगे जिनका आयाम, मान लिया दो तरंगे जिनका आयाम क्रमशः A1 व A2 है तथा आवृत्ति समान है, उनका विस्थापन समीकरण निम्न है। मान लिया दो तरंगे जिनका आयाम क्रमशः A1 A2 तथा आवृत्ति समान है, उनका विस्थापन समीकरण निम्न है। y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी, ये y1, अब y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, जहाँ फाई क्या है, कलांतर है। और यही फाई यदि जीरो ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, संपोषी बन जाएगा। और यही फाई यदि हम 180 ले लेंगे, पाई का विषम गुणज ले लेंगे तो विनाशी हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि फाई का मान न जीरो लेके चलते हैं, ना तो 180 लेके चलते हैं, फाई लिख के चलते हैं। एक जनरल फार्मूला लाएंगे, और जब जनरल फार्मूला में तीव्रता आयाम पता चल जाएगा तो फाई का मान रख करके बता देंगे कि संपोषी होने पर क्या होगा और विनाशी होने पर क्या होगा। ठीक है ना। तो ये फाई y1 इतना, y2 इतना। तब अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि दोनों का विस्थापन सदिश योग के बराबर। अध्यारोपण के सिद्धांत से y बराबर होगा y1 प्लस y2, y बराबर y1 प्लस y2। तो y1 यानी A1 साइन ओमेगा टी, और ये A2 साइन ओमेगा टी और प्लस फाई। ये अब यहाँ पर A1 साइन ओमेगा टी और इसमें A2 साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा देते हैं, तो साइन ओमेगा टी कास फाई प्लस A2 कास ओमेगा टी साइन फाई। ये साइन ए प्लस बी का सूत्र एक होता है, साइन ए प्लस बी का एक फार्मूला होता है। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। साइन ए प्लस बी का एक सूत्र होता है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। ये एक फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर ये ए के जगह ओमेगा टी है, बी के जगह पर फाई है। ठीक है ना। तो साइन ए प्लस बी का हमने फार्मूला लगाया है। अब यहाँ पर ये ओमेगा टी दोनों में है, तो ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं, तो A1 प्लस A2 कास फाई, और ये साइन ओमेगा टी कॉमन, साइन ओमेगा टी कॉमन, और ये A2 कास ओमेगा टी और ये साइन फाई। ये समीकरण नंबर 3। ठीक है।
क्या किया हमने, फर्स्ट तरंग का समीकरण ये हो गया, सेकंड तरंग का समीकरण ये हो गया। अध्यारोपण के सिद्धांत से y बराबर y1 प्लस y2, y1 का ये मान y2 का ये मान, यहाँ साइन a प्लस बी का ये सूत्र लगा दिए, a2 का इंटू करते हुए, साइन ओमेगा टी दोनों में है तो साइन ओमेगा टी हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, इसमें ये उतार दिए। ठीक, आगे अब हम क्या करते हैं, माना a1 प्लस a2 कास फाई इक्वल टू ए कास थीटा हम माने ले रहे हैं, और a2 साइन फाई इक्वल टू ए साइन थीटा मान रहे हैं। ये हमको परिणामी तरंग का समीकरण लाने के लिए मानना ही पड़ेगा, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण लाने के लिए मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके जगह क्या लिख दें, ए कास थीटा, तो समीकरण 3 से देखना y बराबर ए कास थीटा, इसके जगह ए कास थीटा, यानी ए कास थीटा और ये साइन ओमेगा टी, प्लस ए2 साइन फाई के जगह ए साइन थीटा, ए साइन थीटा और कास ओमेगा टी। अब बताओ, ए को हम बाहर कर लें तो ये साइन ओमेगा टी कास थीटा प्लस कास ओमेगा टी साइन थीटा, ये रहा। अब बताओ, ये जैसे यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ अप्लाई कर दिए थे, वैसे साइन ए प्लस बी का फार्मूला वापस कर देते हैं। तो देखना ये हो जाएगा क्या, साइन ओमेगा टी कास फाई प्लस कास ओमेगा टी साइन फाई, तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये समीकरण नंबर 6, ये है परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण, परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण, ये परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये है पहले तरंग का आयाम, ये है दूसरे तरंग का आयाम, और ये परिणामी तरंग का आयाम है। क्या, पहले तरंग का आयाम a1, दूसरे तरंग का आयाम a2, जो परिणामी तरंग है उसका आयाम a है। अब इसका मान इनके पदों में क्या होगा, तो हम आगे लाते हैं परिणामी आयाम, परिणामी आयाम देखना, परिणामी आयाम के लिए क्या करेंगे देखिएगा, परिणामी आयाम ये बताइए, ये समीकरण 4 है, ये समीकरण 5 है, इन दोनों की हेल्प से हमको ए का मान लाना है। समीकरण 4 और 5 की सहायता से ए का मान, अब इसका मान ए का मान लाने के लिए क्या करने पड़ेगा सोचिए, यदि हम समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ दें, समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ दें, तो ये ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का मान मिलेगा। और जब ए स्क्वायर का मान मिल जाएगा तो हम क्या कर देंगे, ए का मान निकालने के लिए अंडर रूट कर देंगे। तो यानी कुल मिला के हम ये कहना चाहेंगे कि इन दोनों की सहायता से यदि हम परिणामी आयाम लाना चाहते हैं तो समीकरण 4 और 5 को वर्ग करके जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समीकरण 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 4 व 5 को वर्ग करके जोड़ने पर, तो यहाँ a1 प्लस a2 कास फाई का ये होल स्क्वायर और ये a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर
तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कास फाई, और ये A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई तो है ही है, ठीक है। और ये A स्क्वायर कॉमन ले लें तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ A प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ये उतार दिया। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको इकट्ठा लिख दे। देखिए A2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इकट्ठा लिखते हैं। देखना, इकट्ठा लिखेंगे और कॉमन ले लेंगे, तो ये कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इन दोनों को इकट्ठा लिखकर कॉमन आ ले लिए, और ये 2A1 A2 कास फाई, और ये A स्क्वायर, ये तो एक हो गया, ये क्या हो गया, एक। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक, तो यहाँ भी एक हो गया, ये भी अगले लाइन में एक हो जाएगा। तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाई इक्वल टू A स्क्वायर, तो A की वैल्यू कितनी होगी, रूट में हो जाएगा। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाई, ये समीकरण नंबर 7। ये है परिणामी आयाम। क्या है ये? यह परिणामी आयाम है, परिणामी आयाम का समीकरण है, ठीक है। अब हम क्या ला दें, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता के लिए, यानी ये आपको बता दें, तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है होती जो भी तीव्रता जो है, तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, तो आई इक्वल टू के ए स्क्वायर, के ए स्क्वायर के ये वाला मान रख देते हैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाई, ठीक। अंदर इंटू कर देते हैं, K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस 2KA1 A2 कास फाई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 8 आई बराबर, ये परिणामी तीव्रता का समीकरण हो गया। तो क्या क्या मिल गया, हमने दो तरंगों का समीकरण लिया, और उन दो तरंगों के समीकरण के बाद परिणामी विस्थापन का समीकरण मिल गया, फिर परिणामी आयाम का समीकरण मिल गया, और ये परिणामी तीव्रता का समीकरण है। यह परिणामी तीव्रता का समीकरण है, ठीक। ये परिणामी तीव्रता का समीकरण है, ठीक। परिणामी आयाम, परिणामी तीव्रता। अब यदि ये फाई के मान को हम संपोषी के लेके चलेंगे तो अलग आएगा, कुछ विनाशी के लेकर चलेंगे तो अलग आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें नंबर 1 डालते हैं, संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर फाई बराबर 0 या 2n पाई, तो कास फाई का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा। चाहे कास 0 ले, चाहे कास 2n पाई यानी सम पाई, तो उसका मान 1 होता है। तब ये 7 में रखिए, तब समीकरण 7 से क्या हो जाएगा, 7 से a बराबर अंडर रूट
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई। अब कास फाई का मान 1, कास फाई का मान 1, तो ये क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये मैक्स। क्या कहा हमने कि ये दो, यदि देखिए फाई का मान 0 लिया तो कास फाई बराबर 1, और इस साथ में रख दिया तो यहाँ कास फाई था तो 1 रख दिया, तो 2a1 a2, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, अब ये तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो a मैक्स बराबर a1 प्लस a2 आ गया। ठीक है ना, यानी परिणामी आयाम दोनों के योगफल के बराबर होगा। परिणामी आयाम जो हो रहा है इसमें संपोषी व्यतिकरण में जो परिणामी आयाम होगा वो दोनों तरंगों के आयामों के योगफल के बराबर होगा। तथा समीकरण 7 लेते हैं, समीकरण 8 से अब क्या होगा, तो आई बराबर KA1 स्क्वायर प्लस KA2 स्क्वायर प्लस 2KA1 A2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा KA1 स्क्वायर प्लस KA2 स्क्वायर प्लस 2KA1 A2। इसको लिख सकते हैं KA1 स्क्वायर प्लस KA2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट KA1 स्क्वायर KA2 स्क्वायर। कैसे हुआ देखना, आखिर ये KA1 A2 है ना, तो स्क्वायर लगा के अंडर रूट कर दें, और एक ठो के इसके साथ एक ठो के इसके साथ, के को हम के स्क्वायर लिख सकते हैं, पूरे का वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, के दो ठो के से एक ठो के बाहर, दो ठो A1 से एक ठो A1 बाहर, ये लिखा जा सकता है। अब ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, और ये 2 अंडर रूट I1 I2। कैसे, आखिर ये KA स्क्वायर बराबर होता है I, KA स्क्वायर बराबर I, तो यहाँ KA1 स्क्वायर है तो I1, KA2 स्क्वायर है तो I2, और ये 2 अंडर रूट ये I1 I2। अब बताओ, इसको तो कह सकते हो कि ये I1 I2 से बड़ा होगा, I1 I1 प्लस I2 से। सोचना ये I जो है इन तीनों का योग है, I जो है क्या है, तीनों का योग है, 1 2 3, इसका 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 3 ठो पदों का योग है I। तो जब I 3 ठो पदों का योग है तो 2 पदों के योग से तो ज़्यादा ही होगा, तो वही हमने लिखा है। तो अंत में क्या पता चला, सुनो, पता ये चला कि ये दो तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती हैं, यानी संपोषी व्यतिकरण होता है, तो परिणामी आयाम दोनों आयामों का योग, परिणामी आयाम दोनों आयामों का योग, लेकिन परिणामी तीव्रता दोनों तीव्रताओं के योगफल से ज़्यादा। क्या, संपोषी व्यतिकरण में जो परिणामी आयाम होता है दोनों तरंगों के आयामों के योगफल के बराबर होता है, और परिणामी तीव्रता जो होती है दोनों तीव्रताओं के योगफल से अधिक होती है। ठीक है ना, तो ये रहा। अब विनाशी व्यतिकरण में क्या करेंगे, यहाँ पर जो विषम पाई लेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋण 1, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 तो यहाँ माइनस, तो ये माइनस, तो ये माइनस, तो ये माइनस, तो A बराबर A1 माइनस A2, यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, तो 2 के योग फल से कम, माइनस यानी कम, तो उसमें I लेस देन I1 प्लस I2। ठीक है ना, तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। विनाशी व्यतिकरण में कलांतर फाई बराबर 2n-1 पाई का विषम गुणज।
तो तो cos फाई बराबर ऋण 1 आएगा। विषम पाई मतलब 180 ले लो, 180 तो cos 180 का मान ऋण 1। ए बराबर यहाँ पर आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2। cos पाई का मान -1 हो जाए cos फाई का, तो ये A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, तो ये A1 माइनस A2 आएगा, ये ए मिनिमम कहलाएगा। तथा समीकरण 8 से I बराबर KA1 स्क्वायर प्लस KA2 स्क्वायर माइनस 2KA1 A2, यही हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, जैसे उसमें समझे थे, है ना। तो I लेस हो जाएगा I1 प्लस I2 से। ध्यान देना, उसमें इन दोनों के प्लस के बाद प्लस था तो बड़ा कहलाया, और इसमें इन दोनों के प्लस के बाद माइनस है इसलिए छोटा कहलाएगा। ठीक है ना। तो क्या क्लियर हुआ? यदि समपोषी व्यतिकरण में समपोषी व्यतिकरण में दोनों का प्लस आता है, विनाशी व्यतिकरण दोनों का माइनस, और उसमें दोनों के योगफल से ज़्यादा आता है, इसमें दोनों के योगफल से कम, अंतर से कम नहीं, योगफल से कम। ठीक है ना। ये यदि मान लीजिए तीसरी स्थिति में यदि A1 बराबर A2 माना, तो क्या होगा? A मैक्स बराबर क्या आएगा? 2A, और I मैक्स बराबर क्या आ जाएगा? I मैक्स प्रोपोर्शनल 4A स्क्वायर, तथा I मिनिमम बराबर 0 और I मिनिमम बराबर भी 0, ये याद रखना। ठीक है ना। ये इस प्रकार से यहाँ A प्लस ए लिख देंगे, A प्लस ए तो 2A आ जाएगा, और A प्रोपोर्शनल, ये तो इसमें तीव्र A प्रोपोर्शनल I प्रोपोर्शनल A स्क्वायर, तो A की जगह 2A का स्क्वायर तो 4A स्क्वायर, और इसमें 0 आता है। ठीक है ना। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, और हर एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।